हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले राष्ट्रपति के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति का अगर हम बात करें तो कार्यकाल जब चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है, उसके 5 वर्ष तक की होती है। दूसरा, राष्ट्रपति अगर चाहे कि भाई मैं इस पद को संभालने में असमर्थ हूं या किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे ये पद छोड़ देना चाहिए, तो वो किसी भी समय अपना त्यागपत्र, रिजाइन लेटर उपराष्ट्रपति को दे सकता है और अपने पद जो है उस पद से पदमुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लगाकर भी उसको वहां से, उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, यह कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने में कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी बार भी उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अगर हम कंपेयर करें यूएसए के संविधान से, तो यूएसए में एक व्यक्ति जो है 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं पदावधि में कि एक, 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल उसका होता है। राष्ट्रपति जब खुद चाहे कि मैं असमर्थ हूं तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या जो सदस्यगण हैं या जो मेंबर हैं उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति इस पद पर कार्य करने के लिए सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हटाने के लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट लगाया जाता है। राष्ट्रपति के जो पद हैं उनकी रिक्तता, किन किन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने का, वह है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। यानी या तो 5 वर्ष का कार्यकाल जब राष्ट्रपति पूरा कर लेगा तो नए राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होंगे, और जब तक वो राष्ट्रपति नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक पुराना जो राष्ट्रपति है वो उस पद पर बना रहेगा, दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाएगा। दूसरा, त्यागपत्र देने पर यदि राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ है या किसी कारण से वो नहीं इस पद पर रहना चाहता, तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति का पद वहां पर रिक्त हो जाता है। तीसरा, महाभियोग की प्रक्रिया पर जब सदस्यगण राष्ट्रपति को समझते हैं कि ये अपने पद पर कार्य करने के लिए असमर्थ है या किन्हीं कारणों से उस पर क्या लगाता है, महाभियोग चलाया जाता है, तो उस समय भी राष्ट्रपति का पद वहां पर रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, जैसे राष्ट्रपति की अगर मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। निर्वाचित अवैध घोषित होने पर, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, बाद में ऐसा पता चलता है कि जो निर्वाचन था वो क्या था, एक अवैध था या गलत तरीके से उनका निर्वाचित किया गया था या कोई गलत तरीका निर्वाचन में अपनाया गया था, तो उस समय पर भी राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। अगर हम कुछ की फैक्टर की यहां पर बात करें तो नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई अगर देर होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। यानी कि राष्ट्रपति, अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव समय से पूर्व किया जाना चाहिए। यानी जो 5 साल का कार्यकाल है उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का क्या किया जाना चाहिए, चुनाव कर देना चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर इसमें देरी होती है, किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, तो तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति या उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि
सपोज कीजिए कोई राष्ट्रपति है, उनकी मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति खुद ही त्यागपत्र दे देता है या इम्पीचमेंट की वजह से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव करके वापस लाया जाता है या नया राष्ट्रपति बनाया जाता है, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर समझने वाला है, कार्यवाहक, यानी उस राष्ट्रपति के कार्य को वहन करने वाला। केवल राष्ट्रपति को, जब तक इसका पद की जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब तक नया राष्ट्रपति यहाँ पर आता है तब तक के लिए राष्ट्रपति के कार्य को करता है कौन? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब कंडीशन ऐसी बनती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सपोज कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, उसके बाद उपराष्ट्रपति ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि देखो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो पद है भारत का सर्वोच्च पद है, हमने कल भी डिस्कस किया था, सर्वोच्च पद है, भारतीय की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, हमारा सबसे बड़ा पद है भारतीय संविधान का, इसलिए इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। अब कंडीशन कभी ऐसी बनती है कि राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कौन इस पद को, कार्यभार को संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। एक बार भारत में ऐसा हुआ है, एम हिदायतुल्ला भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। एम हिदायतुल्ला है, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। इस समय क्या हुआ था, 1969 में एक बार हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है, 1969 में जाकिर हुसैन भारत के उस समय पर राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन थे। तो इस समय पर 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, जैसे ही आगे चुनाव आने वाले थे, चुनाव के टाइम पे कांग्रेस ने अपना जो है उम्मीदवार वहां पर रखा गया था, अपोजिशन पार्टी की तरफ से सीडी देशमुख था, इनकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी रखा गया। तो जब पता चला वीवी गिरी को, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, तो उन वीवी गिरी ने उस निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय पर राष्ट्रपति के लिए। तो हमने जैसे देखा था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो किसी भी पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से अपना कार्यभार क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और ऐसी कंडीशन में उस समय पर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद वहां पर खाली था। ऐसी स्थिति में उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, और संविधान के अनुसार उस समय उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। उस समय उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का वहां पर वहन किया था, उस पद को संभाला था। एक यहां पर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट। किस तरीके से राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है? जैसे कि हमने कार्यकाल के दौरान हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को या तो 5 साल के बाद पदमुक्त हो सकता है, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है? राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग अगर हमने राष्ट्रपति पर लगाना है तो केवल और केवल हमारे पास एक चीज है, एक कंडीशन है जिसके तहत हम ये महाभियोग चला सकते हैं, वो है संविधान का उल्लंघन। हालांकि हमारे संविधान में संविधान उल्लंघन, जो ये शब्द है संविधान का उल्लंघन, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। जिस तरीके से हमारे पास मूल ढांचा, जो केशवानंद भारती का जो केस हुआ था हमारे पास, उसमें मूल ढांचे की वहाँ पर बात की गई थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी हमारे संविधान में पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं है। इसी तरीके से संविधान का उल्लंघन भी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है। लेकिन महाभियोग आप केवल संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया, केवल और केवल इसी पर ही लगाया जाता है। सपोज कीजिए राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगता है और महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, यानी कोई सा भी सदन है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कोई सा भी एक सदन इसकी शुरुआत कर सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इन आरोपों में सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। यानी कि ये जिस सदन से उठाया जा रहा है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, सपोज कीजिए ये लोकसभा से उठाया जा रहा है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के वहां पर हस्ताक्षर होने चाहिए और हस्ताक्षर होने के बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाना चाहिए कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, इस वजह से हम जो सदस्यगण हैं आप पर इम्पीचमेंट लगा रहे हैं। 14 दिन का पूर्व जो है एक नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। महाभियोग का जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी लोकसभा से हमने अभी स्टार्ट किया था, लोकसभा 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करेगी, 14 दिन पूर्व नोटिस देगी और जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से लोकसभा में अगर ये पास हो जाता है तब इसे दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। यदि राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित करती है, इन आरोपों को सही पाती है और इसे बहुमत पास करने के बाद जिस दिन जिस तिथि को ये दोनों सदन आप पूरे के पूरे इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे, उस तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है और वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं यहां पर महाभियोग से संबंधित, परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य भी महाभियोग में भाग ले सकते हैं। अब हमने एक चीज देखी थी लास्ट वीडियो, अगर आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यताएं देखनी तो आप पिछली मेरे इसी चैनल पर पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं, वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें केवल कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों के नामित सदस्य इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जैसे निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, इसमें विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते हैं। अभी तक भारत के इतिहास में या संविधान में अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग नहीं चलाया गया, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक राष्ट्रपति नहीं है जिस पर यह प्रक्रिया शुरू हुई या महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज कुछ पार्ट 2 में है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।